जिसे झा साहब ने कहा कि दिल्ली की ड्योढ़ी पे बैठे हैं, मैं समझता हूं किसान आज दिल्ली की बॉर्डर पे बैठे हैं। बॉर्डर पे किसान बैठा है दिल्ली की बॉर्डर पे, और हिंदुस्तान और चाइना की बॉर्डर के ऊपर किसान का बेटा बैठा है। यह अतिशयोक्ति नहीं होगी कि बॉर्डर्स के ऊपर, देश की बॉर्डर्स के ऊपर, चाहे वो पाकिस्तान के साथ चाहे चाइना के साथ, आज जो हमारे बहादुर सैनिक तैनात हैं उनमें बहुत बड़ा हिस्सा ग्रामीण पृष्ठभूमि से, किसानी से जुड़े हुए उन नौजवानों का है जो देश की रक्षा के लिए कभी भी जान कुर्बान करने से नहीं झिझकते। तो मैं समझता हूं कि आज इस देश का भी दायित्व बनता है कि उन जवानों से जुड़े हुए उनके परिवार जब आज दिल्ली के बॉर्डर पे आके बैठने, अपने देश की राजधानी के बॉर्डर के ऊपर आके जैसे बैठे हैं, और जिस तरह से इन किसानों को दिल्ली में आने से रोका गया, जिस तरह से सड़कें खोदी गई, जिस तरह से आंसू गैस इस्तेमाल की गई, जिस तरह से इस ठंड के अंदर पानी की बौछारें, गंदे पानी की बौछारें इस कोरोना में के माहौल में जब उन पे बरसात की गई, तो यूं लगता था कि जैसे किसी आक्रामक देश की फौजें दिल्ली के ऊपर चढ़ाई कर रही हूं। ये हालात क्यों पैदा हुए? मैं समझता हूं आज एक अहम मुकाम है जब ये देश को फैसला करना होगा कि इस परिस्थिति का जिम्मेवार कौन है। रिस्पॉन्सिबिलिटी विल हैव टू बी फिक्स्ड, किसी राजनीतिक पार्टी के द्वारा नहीं। मैं समझता हूं आम नागरिक देश का, चाहे वो शहर के अंदर बैठा है, चाहे वो गांव के अंदर बैठा है, चाहे वो किसान है, चाहे वो मजदूर है, चाहे वो कर्मचारी है, सबको ये फैसला करना होगा कि जिसे अन्नदाता कहते हैं उसको आज इस ठंड की, कड़कती ठंड के अंदर क्यों आज बाहर बैठना पड़ा है। अपनी फसलों को छोड़ के आज दिल्ली की बॉर्डर पे गुहार लगाई जा रही है। आज जब किसान ने देश बंद का आह्वान किया है, तो मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से यह आह्वान करना चाहता हूं हमारे सभी कार्यकर्ताओं को, नेताओं को और सभी राइट माइंडेड पीपल को कि वो बढ़ चढ़कर इस बंद में सहयोग दें, ताकि सत्ता के अहंकार में बहरी हुई सरकार, आंखें मूंदी हुई सरकार की आंखें खोली जा सकें और इसके कान खोले जा सकें। आज जो हालात बने हुए हैं, आज जिस किस्म के किसान बॉर्डर पे बैठा है, मैं ये बात देश के प्रधानमंत्री के ध्यान में लेके आना चाहता हूं। जो मेन मुद्दा आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मैं आपके माध्यम से शेयर करना चाहता हूं कि वो किसान हैं जिनके बच्चे बॉर्डर के ऊपर बैठे हैं। देश की नेशनल सिक्योरिटी का अभिन्न अंग है हमारा खाद्यान्न सिक्योरिटी। आवर फूड सिक्योरिटी इज an integral part of our national security. Neither the national security can be outsourced, nor the food security can be outsourced. ना तो भाड़े के या ठेके के सैनिक देश की सुरक्षा कर सकते हैं, और ना ही भाड़े के किसान देश का पेट भर सकते हैं। अगर देश के खाद्यान्न भंडार, देश की खाद्यान्न सुरक्षा होगी तो देश की राष्ट्रीय सुरक्षा भी मजबूत होगी। क्योंकि वो दिन याद करिए जब PL 470 के तहत लाखों टन, करीबन 10 मिलियन टन अनाज अमेरिका से मंगवाया जाता था, तब हमारी फॉरेन पॉलिसी उनकी गुलाम थी। और देश की सॉवरेनिटी, प्रभुसत्ता खाद्यान्न सुरक्षा के ऊपर निर्भर करती है। तो मैं समझता हूं कि कोई भी देश का नागरिक ये नहीं स्वीकार करेगा कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा किसी साहूकारों के पास ठेके पे दे दी जाए और वो भाड़े के सैनिक प्रोवाइड करवाएं चाइना से या पाकिस्तान से दो हाथ करने के लिए, और ना ही देश का किसान ठेके पे साहूकारों के हाथ से चल सकता है। किसान से आज जिस किस्म का व्यवहार किया जा रहा है और जिस तरह से चर्चा हुई कि आज किसान की समस्या का हल ना करके देश के जो सत्ता में बैठे लोग हैं, देश के माननीय प्रधानमंत्री नए पार्लियामेंट, नए संसद भवन की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो मैं उनसे एक बात कहना चाहूंगा कि इसके ऊपर पैसा व्यर्थ करने की शायद जरूरत नहीं है। क्योंकि बिल्डिंग से संसद नहीं चला करती, संसद भावनाओं से और कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर आधारित है। वो हमारी जो लोकतंत्र की प्रणाली है, जो बाबा साहब भीम जी अंबेडकर साहब ने हमें हमारा संविधान दिया है, उसकी मूल भावना से हटके
जब आपने विज्ञान भवन को एक डीम्ड पार्लियामेंट का दर्जा दे दिया है, तो ऐसे हालात के अंदर मैं नहीं समझता कि हजारों करोड़ रुपए लगा के नया संसद भवन बनाने की कोई जरूरत आज के दिन है। जब देश के विपक्ष जब संसद चल भी रही थी, तब भी सांसद इस बात के लिए मजबूर थे कि महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने उन्हें रात भर धरना देना पड़ा। और जो हमारे माननीय सभापति हैं स्पीकर महोदय, सुबह जब आके चाय और नाश्ता लेके आए तो उन्होंने कहा था कि मेरी भावना आहत हुई है। मैं उनकी भावना की कदर करता हूं, पर मैं समझता हूं देश की और किसान की भावना जिस तरह से आहत हुई है, उसका आज बीजेपी और बीजेपी के जो लीडर साहिबान हैं वो संज्ञान नहीं ले रहे। आज उनसे जो बातचीत विज्ञान भवन में हो रही है, मैं समझता हूं यही बातचीत ऑर्डिनेंस बनाने से पहले या ऑर्डिनेंस लागू होने के बाद भी जब उन्हें कानून का रूप दिया गया और ये सदन के अंदर मूव किया गया, तो उन बातों के ऊपर चर्चा वहां पे होने चाहिए थी। आज किसान बंधुओं को मैं समझता हूं उनको डीम्ड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो कि चर्चाएं आज टिकरी बॉर्डर के ऊपर हो रही हैं, वो वार्तालाप संसद में होना चाहिए था। और मैं समझता हूं हमारी संसद की जो बिल्डिंग है, बड़ी भव्य बिल्डिंग है, उसमें भी ये चर्चा हो सकती थी और ये चर्चा टेंट में भी हो सकती है। हजारों करोड़ रुपया जब देश को आज किसान भूखों मर रहा है, उसको मैं नहीं, किसी औचित्य उसका किसी के समझ में नहीं आता। मेरी बेनती आज के माहौल में सिर्फ इतना ही है कि अमेरिका का अनुसरण ना करें। और अमेरिका में भी लॉबिंग की जो प्रथा है वो चंद सेनेटर्स तक है कि आप कोई भी देश, कोई भी कंपनी अपने लॉबिस्ट के तौर पे उन्हें एंगेज कर सकती है। परंतु ये बातें शायद अमेरिका में भी स्वीकारित ना हो कि देश की सरकार जो है साहूकारों के लिए लॉबिस्ट का काम कर रही है। कॉर्पोरेटाइजिंग द एग्रीकल्चर इज नाइदर एक्सेप्टेबल नॉर कैन बी इन एनी वे एक्सेप्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया। ना तो आउटसोर्सिंग हमारी खेती की होने देंगे, ना ही हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा की होने देंगे। और इस बात का संज्ञान देश के प्रधानमंत्री लें और ये बातचीत का फौरी तौर से निपटारा करें। जो काले कानून है इनको वापस लिया जाए, क्योंकि इन कानूनों के अंदर सिर्फ गलतियां मात्र नहीं हैं, जो कि 29 पॉइंट किसान साथियों ने इस सरकार को समझाने का प्रयास किया। इसकी मूल भावना जो है, द बेसिक ऑब्जेक्टिव एंड द इंटेंट, उसी पे आज जो शक के दायरे में खड़ी है, क्योंकि सिर्फ दाल में काला नहीं है, सारी दाल ही काली है। इसे नाम बदल के जब आज अमेंडमेंट पे आप राजी हो रहे हैं, तो मैं समझता हूं उसके साथ अपने इरादे भी अमेंड करने पड़ेंगे। आज जिन बातों का जिक्र नहीं हो रहा, जिन बातों को लेके देश के अंदर भ्रमित किया जा रहा है, और मैं समझता हूं देश के माननीय प्रधानमंत्री पूरी तरह से अवगत नहीं है। क्यों उन्होंने अपनी जो लास्ट मन की बात की और उन्होंने जिस किसान जितेंद्र, महाराष्ट्र के किसान जितेंद्र का जिक्र किया, मक्का किसान की बात की कि उसे इन नए कानूनों के जरिए उसकी कीमत मिली, आज वही किसान इस किसान आंदोलन में आके भागीदार बना हुआ है। और उसी के शब्दों के मुताबिक उसे एमएसपी नहीं मिली, जो एमएसपी 1850 के करीब मिलनी चाहिए थी। 1200 रुपए में उसने अपनी मक्की बेची और 2 लाख रुपए का उस किसान को नुकसान हुआ। मैं समझता हूं इस अहंकार को छोड़ के आज किसानों के बीच वार्तालाप सिरे पे इसलिए नहीं चढ़ रही कि इसके बीच में बीजेपी का अहंकार आया हुआ है। अगर किसानों की बात भी नहीं सुनना चाहते बीजेपी के शीर्ष नेता, तो मैं समझता हूं खुद अपने स्वदेशी जागरण मंच के उनके साथियों की बात सुन लें, अपने किसान संघ की बात सुन लें, परंतु इस मसले का जल्दी से जल्दी निपटारा हो। क्योंकि बार बार जिस तरह से किसानों को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है, मैं समझता हूं किसानों के धैर्य की परीक्षा ली जा रही है। आज किसानों का धैर्य परीक्षा का समय नहीं है, आज देश की प्रभु इनकी समझदारी का, मैं समझता हूं उनकी कैपेबिलिटी टू कैरी द नेशन अलोंग, आज इम्तिहान इस सरकार का है कि क्या वो सबको साथ में लेके चल पाएंगे, या किसानों को सबसे पहले हुलीगन कहा गया, फिर आतंकवादी कहा गया और तरह तरह के नाम देके उनको बांटने का प्रयास किया गया, जो बहुत ही निंदनीय है और मैं समझता हूं एक सरकार को शोभा नहीं देता। और जिस तरह से आज आपस में अंग्रेज चले गए, गोरे अंग्रेज चले गए, परंतु काले अंग्रेज आज भी उस भावना को लिए घूम रहे। डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी है, जो नया शगुफा छोड़ा गया है, जिसके तहत बीजेपी के कुछ सीनियर लीडर और मंत्री ये कहते नजर आए हैं
अपने हरियाणा के उन किसानों को जिनको कल तक की माननीय मुख्यमंत्री खट्टर साहब कह रहे थे कि हरियाणा का कोई भी किसान नहीं है, आज उनके मंत्री उन्हीं हरियाणा के किसानों का आह्वान कर रहे हैं कि आप SYL का मुद्दा भी अपनी मांगों में जोड़ें। पंजाब और हरियाणा के किसानों में ये दो फाड़ करने की नीति मैं समझता हूं किसी को शोभा नहीं देती और इससे बचें। देश का किसान आज किसी भी राजनीतिक दायरे से ऊपर उठ के, चाहे प्रणव झा साहब ने कह दिया कि ये लहर जो थी बिल्कुल लहर पंजाब से चली, और मुझे इस बात का फख्र है कि पंजाब ने जहां पे हरित क्रांति में पायनियर रोल निभाया, एक लीडर का रोल निभाया, आज भी देश को इस कॉर्पोरेटाइजेशन, किसानी के कॉर्पोरेटाइजेशन को लेके अगर किसी ने चेताया देश को तो पंजाब का किसान था। हमें गर्व है कांग्रेस को उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा होने का। परंतु ये जो आज आंदोलन है, ये आंदोलन नहीं, ये क्रांति है, और ये क्रांति किसानों की, आम जन की क्रांति है जो किसानी से आगे बढ़ के, मैं चंद लाइनें यहां पे हमारे पंजाबी के बहुत बड़े कवि हैं पंजाबी में, मैं पर आपसे शेयर करनी चाहूंगा। ए बात निरी इन्नी ही नहीं, ए मसला सिर्फ किसान दा नहीं, ए पिंड दे वसन दा है जिन्हों तौखला उजड़ जानदा है। आज गांव के उजड़ने का मुद्दा है, आज अकेला किसानी का मुद्दा नहीं है, जिसमें जिस आड़तीये को ये लोग अपना व्यापारी भाई बताया करते थे बीजेपी वाले, वो आड़तिया भी, वो मजदूर भी, और वो शहर के लोग भी, और सभी किसान इस आज उस गांव में उस ग्रामीण जीवन शैली को उजड़ने का जो ये नीति लेके आए हैं उसके खिलाफ आज सारा देश जागृत हुआ खड़ा है। और मेरी यही बेनती होगी माननीय प्रधानमंत्री से कि इस मुद्दे को फौरी तौर से निपटाया जाए, इन काले कानूनों को वापस लिया जाए और नए सिरे से पार्लियामेंट के अंदर बैठ के उसी पुरानी बिल्डिंग में परंतु नई भावना के साथ बीजेपी एक लोकतांत्रिक भावना की कदर करते हुए खुले मन से बातचीत दो तरफा हुआ करती है, क्योंकि अब से पहले 5वें दौर से पहले जितनी भी वार्तालाप किसानों से हुई वो एक तरफा बातचीत थी। वो मन की बात किस सरकार की बताई गई, किसानों की मन की बात नहीं सुनी गई। किसानों की मन की बात सुने ताकि इस मुद्दे का हल किया जा सके। और एक बार फिर से मैं यही दोहराऊंगा और मैं धन्यवाद दूं सभी लाइक माइंडेड पार्टीज का अपोजिशन की देश भर में जो कल 8 तारीख के भारत बंद में पूरा सहयोग कर रही हैं, और वहीं पे कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं को मैं आह्वान करूंगा कि डट के कल के इस भारत बंद में किसान संगठनों का सहयोग दें। और पंजाब में कांग्रेस पार्टी हर जिला स्तर पे किसानों के हक में धरना प्रदर्शन करेगी। जय हिंद। मैं मेरी बातचीत यहीं से शुरुआत की थी कि आज ये जो हालात बने हैं, जिसका बिल्कुल आपका मानना सही है कि कल कुछ लोगों को इससे परेशानी होगी, परंतु इस परेशानी का दायित्व इस मोदी साहब की सरकार के दरवाजे पे फेयरली एंड स्क्वेयरली उनके यहाँ लाई करता है। जो बातचीत आज ये कर रहे हैं, अगर यही बातचीत इन्होंने ऑर्डिनेंस जो अध्यादेश लेके आए थे 5 जून को, उससे पहले बातचीत कर ली जाती, और जिन अमेंडमेंट्स को लेके जिन की बात आज ये मान रहे हैं कि अमेंडमेंट्स इसमें होनी जरूरी है और वो हम उसकी गलती को अपनी मानते हैं, अगर ये पहले कर ली जाती तो देश को ये दिन नहीं देखने पड़ते। आज जो लोग असुविधा की बात कर रहे हैं, मैं उनको ये भी कहना चाहूँगा कि आज अन्नदाता जो है आज इस कड़कती सर्दी के अंदर वहाँ पे बैठा है, बुजुर्ग भी बैठे हैं, माताएं बहनें भी बैठी हैं और अपने बच्चों को भी लेके आके बैठे हैं। एक दिन उनकी तरफ नज़र जरूर मार के देख लें। आज मैं समझता हूँ उस असुविधा का अगर देश के आकाओं को, उनकी अंतरात्मा को जगाने में एक रत्ती मात्र भी उसमें सहयोग हो सकता है, तो मैं सबसे अपील करूंगा कि अपने इस परेशानी को एक तरफ रख के किसानों के इस जायज मांग के अंदर उनके साथ दें। देखिए, सरकार का जो अड़ियल रवैया है, इस सरकार का क्रेडिबिलिटी, दिस इज नॉट अ लैक ऑफ ट्रस्ट, there is not a trust deficit as they say it, there is a total lack of credibility। आज इस सरकार के मंशा के खोट होने का जो आज आरोप लग रहा है वो बेबुनियाद नहीं है। ये वही सरकार है जिसने नोटबंदी जब लेके आए थे तो काला धन खत्म करने की बात की थी। पुरानी बात भी ना करें, मैं ताजा बात करना चाहूंगा। लॉकडाउन होने से कुछ दिन पहले
माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि रेलवे को प्राइवेटाइजेशन की जो बात हो रही है बिल्कुल बेबुनियाद है, और आज वही रेलवे जो है प्राइवेटाइज कर दी गई। अडानी और अंबानियों की रेलवे आज रैक्स आपको मिलेंगे। ये वही सरकार है जिन्होंने कहा था कि मुझे 21 दिन का समय दीजिए, कोरोना खत्म कर दूंगा। आज सरकार की क्रेडिबिलिटी बिल्कुल निल है, जिसके चलते आज कोई भी संगठन, किसान छोड़ कोई भी संगठन सरकार की किसी भी बात पे यकीन करने को तैयार नहीं है। ये आंदोलन आज नहीं चल रहा, ये आंदोलन आज 9 तारीख को ना चला, और ना ही मुझे उम्मीद है 9 तारीख को खत्म होगा। जिस किस्म का अड़ियल रवैया और जिस किस्म के आज उनके आरएसएस के कुछ साथियों के बयान आए हैं कि जो कुछ किसानों को मिल रहा है वो स्वीकार कर लें, इससे फालतू गुंजाइश नहीं है, तो ना ही खत्म होगा। मैं समझता हूं सारी की सारी जिम्मेवारी आज इस सरकार के माथे पे मंडी जा रही है, और इस बात का इनको भुगतान करना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि इसमें चंद बिंदुओं की बात नहीं है या 29 खामियों की बात नहीं है जो कांग्रेस पार्टी कह रही है। द वेरी ऑब्जेक्टिव, जिस मंशा से ये कानून लेके आए गए हैं, ये व्यापारीकरण करने के लिए किया गया, कॉर्पोरेटाइजेशन करने के लिए किया गया, हम उसके खिलाफ हैं। ये राहुल जी और कांग्रेस पार्टी बार बार कहती रही है कि हर एक व्यवस्था के अंदर इंप्रूवमेंट का, उसमें सुधार लाने की गुंजाइश होती है। देयर इज लॉट इंप्रूवमेंट विच कैन बी डन, बट जिस मंशा से लेके आया गया किसानी को, किसानी में से मलाई खाने के लिए इन साहूकारों को आगे लाया जा रहा है, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है चेरी पिकिंग। चेरी पिकिंग जहां कुछ आज जो इंटेलेक्चुअल क्लास है, जो आज तक इनके हामी रहे थे, अब वही बात करने लगे कि दिस कॉर्पोरेटाइजेशन और दीज लॉज विल एनेबल दीज कॉर्पोरेट्स टू चेरी पिक, एंड what is very important is that they will be privatizing the profits and nationalizing the losses। जो बोझ के होगा, जो आज बुराई है वो सारी की राष्ट्र के माथे पे मंडी जाएगी, किसान के माथे पे। और जहां कहीं भी 2 पैसे बनते हैं, आज 25 लाख करोड़ का जो धंधा है वो साहूकारों को थाली में रखकर परोसने का जो प्रयास किया जा रहा है, हम उसके खिलाफ हैं। पार्लियामेंट के अंदर ये मसले डिस्कस किए जाएं, कौन से सुधारों की जरूरत है। आप जिस किसान, आप कह रहे हो, क्योंकि मैं किसान की भाषा में बात करूंगा, कि किसान कह रहे हैं कि आप मेरी आंख फोड़ रहे हो, और बीजेपी माननीय प्रधानमंत्री कह रहे हैं आपकी आंख में काजल डाल रहे हैं। सो अब ऐसा काजल किसान को मंजूर नहीं है, तो नए सिरे से सारे खारिज करके, किसानों से राय करके, उसके बाद में इस मसले के ऊपर चर्चा होकर आगे का कदम उठाया जाए। कांग्रेस का आज मसला नहीं है, कांग्रेस ने अपनी बात रख दी, आज किसानों का है। और किसान अपनी बात पे उन्होंने कल, मैं समझता हूं, जो स्टैंड लिया परसों, यस और नो, बातचीत बहुत होली, बातचीत नहीं, मन की बात सुनी है उन्होंने, उनकी बात सुनने का समय आ गया है। तो मैं समझता हूं माननीय प्रधानमंत्री संज्ञान लें। मैं समझता हूं कि आज कांग्रेस के पंजाब के हमारे सांसद जो हैं, जंतर मंतर में इसी बात को लेकर बैठे हैं कि फौरी तौर पे एक इमरजेंट मीटिंग बुलाई जाए, लोकसभा की, संसद की मीटिंग बुलाई जाए, और उसमें इन बिलों को निरस्त किया जाए, और उसके बाद नए सिरे से चर्चा चालू हो। किसानों की जो संगठन है, जिनसे आज विज्ञान भवन में बातचीत हो रही है, उनसे लोकसभा के अंदर बातचीत हो, राज्यसभा में इसके ऊपर चर्चा हो, और उसके बाद में अगला कदम लिया जाए। विश्वसनीयता आप देख लीजिए कि आज से नवंबर की बात है जब माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि रेलवे प्राइवेटाइजेशन नहीं होगी। मार्च के अंदर माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि 21 दिन के अंदर कोरोना खत्म हो जाएगा। किस तरह से यकीन कर लें साहब? मेरी भावना है कि मैं देश के, क्योंकि वो बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं है, देश के प्रधानमंत्री है, और मैं भी चाहता हूं कि मैं प्रधानमंत्री की बातों पर यकीन करूं, परंतु साहब अगर उनका इतिहास फरोल के देखते हैं तो उसमें कहीं भी यकीन के लिए जगह नहीं है। धन्यवाद।